हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार, महाराष्ट्र नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो रिलीज हो चुका है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक एक चीज़ें बड़े हम ध्यान से समझेंगे। कैसे आपको फॉर्म भरना है, स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको समझाया जाएगा। कैसे आपको महाराष्ट्र का फॉर्म भरना है। ठीक है, किस किस को भरना है? जो महाराष्ट्र के 85% स्टेट कोटे के लिए एलिजिबल है और जो बच्चे महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेज में वाया एनआरआई कोटा या इंस्टीट्यूशनल कोटा एडमिशन लेना चाहते हैं। बहुत महंगा होता है। ठीक है, 1.2 सीआर के ऊपर का बजट होता है इंस्टीट्यूशनल कोटे में। सो टेक्निकली इज अ क्लोज सीट आप बोल सकते हो। जो इंस्टीट्यूशनल और जो एनआरआई कोटा है उसमें बच्चे बाहर के बच्चे भी आ सकते हैं। बाकी मैक्सिमम सीटें जो हैं वो महाराष्ट्र के बच्चों के लिए ही है, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, सो यहाँ के 85% जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीटें हैं वो सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चों के लिए। उसकी भी एलिजिबिलिटी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप डेमो आपको दिया जाएगा। सारी चीजों के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस सेशन में मिलने वाली है। एक बार हम टाइमलाइन को समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए यहाँ पे कि किस किस स्टूडेंट को ये फॉर्म भरना है। जो बच्चे डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र हैं एंड स्टेट कोटा में सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं, महाराष्ट्र के बच्चों के लिए कम फीस में जो सीट्स हैं, वो बच्चे इस फॉर्म को जरूर भरेंगे। यानी कि स्टेट की काउंसलिंग चल रही है, स्टेट कोटा की काउंसलिंग चल रही है, सारी चीजें समझाई जाएंगी। तो कौन से बच्चे एलिजिबल हैं? जो बच्चे डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र हैं एंड साथ में 10th एंड 12th भी उन्होंने महाराष्ट्र से किया हुआ है, ये वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं महाराष्ट्र के 85% स्टेट कोटा के लिए। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब ऐसे भी कुछ एग्जेम्पशंस भी दिए जाते हैं जिन्होंने 10वीं 12वीं बाहर से भी करी हुई है, जस्ट बिकॉज महाराष्ट्र सरकार ने उनकी पोस्टिंग बाहर कर दी थी। या फिर ऐसे ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में पोस्टिंग कर दी थी, जिसकी वजह से 10वीं 12वीं उन्होंने बाहर से करी, उनको एग्जामेशन मिला गया है। आप 4.7 एंड 4.8 क्लोज को ब्रोशर के अंदर देख सकते हैं यदि कोई बच्चा इस कैटेगरी में फॉल करता है तो। ठीक है, उनको भरना है। साथ में D1 D2 D3 डिफेंस की कैटेगरीज होती हैं। D3 कैटेगरी इज इंपॉर्टेंट कैटेगरी बिकॉज D3 कैटेगरी में क्या सीन है कि आपके पिताजी की यदि पोस्टिंग महाराष्ट्र में अभी करंट में हो रखी है, आप चाहे किसी भी दूसरे स्टेट के डोमिसाइल, आपने 10वीं 12वीं चाहे कहीं से भी कर रखी है, बट आपके पिताजी की पोस्टिंग यदि अभी करंट में महाराष्ट्र में है, देन यू कैन क्लेम D3 कोटा इन महाराष्ट्र। तो आपको ये फॉर्म भरना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इस वाली लिस्ट में आते हैं और कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते चलेंगे चीजों को। सारी चीजों को आप समझते चलिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, कहां पर मिलेगा उसका फॉर्मेट, सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में देखने वाले। थोड़ा सा बड़ा सेशन होगा, आप आराम से देखिएगा। सबसे पहले तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे, सेट सेल की जो वेबसाइट है। ठीक है, वो भी आपको बताया जाएगा कि कहां जाके क्या करना है, एक बार सुन लीजिए प्लीज। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है ना, कॉमन फॉर ऑल आपको, क्योंकि क्या है यहाँ पे ना कॉमन काउंसलिंग होती है सभी कोर्सेज के लिए, एमबीबीएस बीडीएस बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस एंड ऑल द कोर्सेज के लिए एक ही पोर्टल पे काउंसलिंग होती है। मैक्सिमम बच्चे एमबीबीएस बीडीएस के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, तो 23 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है ना। और ये आपको सुबह 12 बजे तक का टाइम यहाँ पर दिया गया है। 30 तारीख की पेमेंट एंड रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट होती है ना, 1000 रुपए फॉर स्टेट कोटा स्टूडेंट्स। अगर कोई बच्चे सिर्फ इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 5000 रुपए, और जो बच्चे स्टेट कोटा और इंस्टीट्यूशनल कोटा दोनों तरीके की सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 6000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है। सिक्योरिटी नहीं लगती है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है आपको। तो वो देने की जो तिथि है, लास्ट डेट है, वो 31 तारीख की लास्ट डेट है। ठीक है, और अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फाइल बना करके अपलोड करनी होती है। 300 KB से कम साइज होना चाहिए हर फाइल का, तो वो फाइल आपको अपलोड करनी होती है। और इसके लिए जो लास्ट डेट दी गई है वो 1 तारीख की दी गई है। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट, एक है ना स्टेट मेरिट लिस्ट निकल जाती है जिसको हम एसएमएल बोलते हैं, जिसमें जितने भी बच्चों ने महाराष्ट्र में रजिस्टर किया होता है उनकी ऑल इंडिया रैंक वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑल इंडिया रैंक में उनके नाम, उनके पिताजी का नाम, उनकी कैटेगरी, सारी चीजों का एक लिस्ट आ जाता है प्रॉपर, जिसको हम एसएमएल लिस्ट बोलते हैं, स्टेट मेरिट लिस्ट बोलते हैं। आपको पता चल जाता है कि आपकी स्टेट में रैंक क्या आ रखी है। खैर, आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच रखनी है, प्रिडिक्शन करने में नहीं जाना है आपको। ठीक है, कोई भी सेंस नहीं बनती है प्रिडिक्शन करने की। फर्स्ट राउंड हमेशा हर स्टेट का, ऑल इंडिया कोटे का हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहता है। इफ समवन इज क्लेमिंग और समवन इज डूइंग प्रिडिक्शंस इन फर्स्ट राउंड इटसेल्फ, तो उसका कोई सेंस नहीं है। फर्स्ट राउंड हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहता है। जैसे नीट के रिजल्ट से पहले रैंक आपकी अनप्रिडिक्टेबल रहती है। तो कोई ऐसा फॉर्मूला, कोई ऐसा जुगाड़ नहीं होता जिससे आप प्रिडिक्शन करें, और प्रिडिक्शन करने का कोई सेंस भी नहीं। प्रिडिक्शन तब करी जाती है जब कोई डिसीजन लेना हो आपने। ठीक है, डिसीजन लिए जाते हैं आफ्टर राउंड 1 कि हमें अपने स्टेट में स्विच करें या यहीं पे रुक जाएं या फ्री एग्जिट करें। उस टाइम पे आप एनालिसिस करते हो मेरिट लिस्ट का, और उसके बाद आप डिसीजन लेने की पोजीशन में आते हो। ठीक है, सो प्रिडिक्शन फर्स्ट राउंड में मत करिए। फर्स्ट राउंड इज ओनली प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच रखिए, ठीक से प्रोसेस करिए। ठीक है, प्रोसेस कैसे करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने ना ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट? setcell.maha
mahaset.org पे आएंगे। ठीक है, जैसे ही आप आएंगे आपको इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। आपको ना यहाँ पर क्लिक करना है, इधर क्लिक करना है, यहाँ पर एडमिशन पोर्टल फॉर एनुअल ईयर 2025-26 लिखा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करके नीचे बढ़ेंगे तो आपके पास इस तरीके से एक पेज खुलकर सामने आ जाएगा। इसमें डाउन आएंगे, नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे नीट यूजी लिखा आ जाएगा। ठीक है, नीट यूजी वाले लिंक पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, नीट यूजी वाले लिंक पे आपने क्या करना है, क्लिक। जैसे ही आप नीट यूजी वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का यूजर इंटरफेस दिखाई पड़ेगा, जहां पे आपका नीट यूजी का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पड़ा है। जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हम आपको दिखाने वाले हैं, यहाँ पर देखिए ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन प्रॉपर तरीके से रिलीज किया गया है। ठीक है, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सारी चीजें 2 सेशन में लिया जाएगा। इस सेशन के अंदर हम लोग कैसे रजिस्टर करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं, ऑनलाइन प्रॉपर डिस्कस। फर्स्ट सेशन में हम लोग ये सीखेंगे। सेकंड सेशन में हम काउंसलिंग के नियमों के बारे में सीखेंगे। हालांकि कोई चेंज नहीं है, एज पर लास्ट ईयर है, सेम रूल्स है जैसे एमसीसी के, मोटा मोटा कोई भी अलग रूल एक्सेस नहीं है। राउंड 1 से राउंड 2 अपग्रेडेशन, राउंड 2 से राउंड 3 अपग्रेडेशन दिया गया है। ठीक है, रिजाइन करने की भी परमिशन दी गई है आपको। राउंड 1 में आप रिजाइन दे सकते हो अगर आपको एमसीसी में राउंड 2 में कुछ बेटर मिल जाता है। आप राउंड 2 में भी रिजाइन दे सकते हो अगर आपको एमसीसी के थर्ड राउंड में कुछ बेटर मिल गया तो। ठीक है, सो थर्ड राउंड तक आप अपग्रेड करते हुए आ सकते हो। कॉमन नियम है, बहुत कुछ अंतर नहीं है। जो थोड़ा बहुत अंतर है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में समझा दूंगा, उसकी अभी नीड नहीं है। पहले प्रोसेस को ठीक से करिए, ये काम कंप्लीट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शेड्यूल जो अभी आपको दिखाया गया वो है ना, और ये एनआरआई कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है। खैर ये सेशन एनआरआई के अबाउट नहीं है, तो हम लोग नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बात करेंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे ये इंटरफेस खुलेगा आपको यहाँ पे आ जाना है login/registration, जहाँ पे लिखा आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से एक यूजर इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, अब अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते तो आप साइन इन पे जाते, बट अभी आप क्या करोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। न्यू यूजर की तरह से आपने क्लिक करके भरना है, फिर आपको इस तरीके से एक पेज खुल के सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है ना, अपने ध्यान से नाम भरना है अपना, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम आपको यहाँ पर भरना है अपना, एज पर एसएससी 10th की मार्कशीट फॉर नीट कैंडिडेट, एंड नेम शुड बी एज पर नीट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने नेम भरा था, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम, एंड यहाँ पे आपका लास्ट नेम। ठीक है, फॉर एग्जांपल परमवीर सिंह मक्कड़। ठीक है, तो परमवीर सिंह मैंने यहाँ पे लिख दिया और मक्कड़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी ईमेल आईडी डालनी है, उसके बाद आपने पासवर्ड जनरेट करना है। अच्छा सा आज तक आप पासवर्ड जनरेट करना सीख ही गए हैं। उसके बाद अपनी डीओबी डालनी है यहाँ पर। ठीक है, और फिर रजिस्टर कर देना है। आपको आगे क्लिक करना है, सबमिट करना है इसको। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपके पास इस तरीके आपकी ईमेल पे एक लिंक जाएगा। ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करके आपने वेरीफाई कर लेना है, और फिर जैसे ही आप उस पे क्लिक कर दोगे आपके पास यहाँ पे क्लिक हियर टू री लॉगिन वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। पहले आपके जो फोन पे ईमेल आया उस ईमेल पे आपने जाकर के उसको प्रोसीड कर देना। वहां पे एक लिंक जनरेट हो रहा है प्रोसीड करने के लिए, जस्ट टू वेरीफाई। उस लिंक पे क्लिक जैसे ही आप करेंगे ये लिंक एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक हियर करोगे, क्लिक हियर टू री लॉगिन करोगे, उसके बाद आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, फिर इस तरीके से आपका एक यूजर इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल डालनी स्टार्ट करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, फिर फादर्स नेम डालना है, ओनली फर्स्ट नेम डालना है। अगर आपके पापा का नाम फॉर एग्जाम्पल कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल आपके पापा का नाम राहुल कुमार है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ राहुल राहुल लिख के छोड़ देना है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या लिख के छोड़ देना है, राहुल है। ठीक है, मदर्स नेम फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी का नाम अंजू कुमारी है, तो आप यहाँ पे अंजू लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना जेंडर, मम्मी का पापा का नहीं अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने डालना है अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, कौन से रीजन में आप रहते हो वो सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, मदर टंग सेलेक्ट करनी है। उसके बाद मदर टंग सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आ जाओगे। उसके बाद आपने एड्रेस फिलिंग करनी है। ठीक है, एड्रेस प्रॉपर तरीके से भरिएगा, अपने आधार कार्ड के पीछे जो एड्रेस दिया गया है उसके आधार पे आप इसको भरिएगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से एड्रेस यहाँ पे आपने फिल करना है। ठीक है, उसके बाद आपने स्टेट सेलेक्ट करना है, कौन से स्टेट में है वो एड्रेस, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तालुका सेलेक्ट करना है। यदि तालुका ना पता हो गूगल पे सर्च कर लेना अपना एड्रेस डाल करके कि इस एरिया का तालुका कौन सा है, तो आपको बता देगा। ठीक है, विलेज भी आपको बता देगा। यहाँ पे पिन कोड आपको पता ही होगा, पिन कोड ना पता हो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि आपके एरिया का पिन कोड क्या है। एसटीडी कोड जैसे हरियाणा में 01274 रेवाड़ी का है, या फिर कोई भी महाराष्ट्र में किसी भी स्टेट का आप सर्च कर लेंगे सिंपली एसटीडी कोड ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, फॉर एग्जांपल कोल्हापुर, तो आप उसको वहां पे पुट कर देंगे। आप यहाँ पे फोन नंबर मोबाइल नंबर पुट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे जब फॉर्म के अंदर तो आपको इस तरीके से आएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस एंड कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो आप इसको सेम पे क्लिक कर देंगे, यानी कि जहां आपका परमानेंट एड्रेस है आप वहीं रहते हो ना, तो आप इसको सेम करके सेव चेंजेस करके क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, यहाँ पर आप सेव चेंजेस कर दोगे। यदि आपका अलग है कुछ तो आप अलग भी डाल सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आप आगे बढ़ोगे जैसे जैसे, तो आपको इस तरीके का आपका अदर डिटेल पूछा जाएगा। आर यू डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो यदि आप डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र हो तो यस कर दीजिएगा। बट जो बच्चे D3 के लिए अप्लाई करेंगे वो हो सकता है डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र ना हो, आप दूसरे स्टेट के डोमिसाइल हो तो
तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। पर्सन विद डिसेबिलिटी पूछ रहा है तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे नो करेंगे अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं हो तो। एसएससी इक्विवेलेंट पासिंग ईयर, आपने अपनी 10th क्लास कब पास करी थी वो ईयर यहाँ पे डाल देना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2023 में करी तो यहाँ 2023 डाल देना है। यहाँ पे आपको परसेंटेज डालनी है, इक्विवेलेंट टोटल परसेंटेज 10th क्लास में आपको कितनी परसेंटेज मिली थी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। फॉर एग्जांपल अगर आपको 10th में 84.2% आया था तो आपको इस तरीके से लिख देना है यहाँ पे। सेलेक्ट इक्विवेलेंट बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने किया, सीबीएसई से किया, काफी सारे ऑप्शन आएंगे, जो भी बोर्ड से आपने किया आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। स्कूल स्टेट, मतलब 10th क्लास आपके कौन से 10th क्लास का जो स्कूल था आपका वो कौन से स्टेट में था वो सेलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है। फिर यहाँ पर आपका आ रहेगा आर यू अपियर्ड फॉर 12th क्लास, या फिर आप ड्रॉपर हैं तो आप बोलेंगे कि हाँ मैं अपियरिंग था, या फिर अगर आप ड्रॉपर थे तो नीचे आ जाएगा नो, फिर आपसे आगे 12th की भी डिटेल मांगनी स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो जैसे हमने जिस बच्चे का फॉर्म भरा था आपके डेमो के लिए वो अपियरिंग था तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर आगे आकर आपने इसको सेव चेंजेस कर देना है। ठीक है। जैसे ही सेव चेंजेस करेंगे आगे बढ़ेंगे फॉर्म के अंदर तो आपको इस तरीके से एक इंटरफेस मिल जाएगा। ठीक है। आपको इस तरीके से इस तरीके से आपको एक इंटरफेस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। इंटरफेस आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपने सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस कैप, ठीक है, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस कैप रजिस्ट्रेशन पे क्या करना है आपने क्लिक करना है। ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपने क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे फॉर्म के अंदर तो आपको यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर बैचलर ऑफ मेडिकल एंड आयुष एजुकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करोगे, रजिस्टर नाउ कर दोगे। ठीक है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ करोगे आगे बढ़ोगे फॉर्म के अंदर। ठीक है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके का यूजर इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। ठीक है। तो आपसे ना आप 10 स्टेप कराएंगे, 10-11 स्टेप कराए जाएंगे पूरे फॉर्म के अंदर। सबसे पहले आपसे नीट की इन्फॉर्मेशन मांगेगा, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, फिर रिजर्वेशन के बारे में मांगेगा, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन मांगेगा, पैरेलल रिजर्वेशन के बारे में, कोर्सेज के बारे में पूछेगा, एप्लीकेशन फीस प्रीव्यू करवाएगा आपसे, डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट मांगेगा, सेशन एप्लीकेशन मांगे, पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट अपलोड। तो टोटल 12 स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं एक एक स्टेप की तरफ। सबसे पहले स्टेप में आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में नीट की इंफॉर्मेशन मांगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, अपना नीट का रोल नंबर पुट कर देना है। ये बाय डिफॉल्ट आपका नेम यहाँ पे ले लेगा, तो आपने यहाँ पे नीट का रोल नंबर पुट करना है, अपनी डीओबी डालना है, नीट का एप्लीकेशन नंबर डालना है, एंड जो मोबाइल नंबर दिया गया है सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही ओटीपी आएगा यहाँ पे ओटीपी पुट करके वेरीफाई ओटीपी करेंगे। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ईजी फॉर्म है, बहुत कुछ खास बात नहीं है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फुल नेम ऑफ द कैंडिडेट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको फुल नेम अपना प्रॉपर तरीके से डालना है, फुल नेम ऑफ कैंडिडेट एज पर एसओ। ठीक है। देखो यहाँ पर बड़े ध्यान से आपको करना है। ये बाय डिफॉल्ट आपका जो आपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म में डाला था वहां पे उठा लेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो पाएगा क्योंकि आप पर्सनल डिटेल अपनी पहले डाल चुके हो। ठीक है। फिर वेदर योर नेम इज चेंज और अपडेटेड आफ्टर 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आफ्टर मैरिज। आपका अगर आपकी शादी हो गई है तो क्या आपका नेम चेंज हुआ है। मैक्सिमम बच्चों की शादी नहीं हुई होगी, 17-18 साल के तो आप हो, तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ क्या करेंगे, नो करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, फिर उसके बाद आपके पिताजी का नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी फिर से आपसे पूछी गई है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा, आधार नंबर देना ही देना है, आधार कार्ड पे जो आपका नंबर है। अपार आईडी ऑप्शनल है, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर ऑप्शनल है, आप देना चाहो आप दो, नहीं देना चाहते आप मत दो। फिर यहाँ पे अपना आपको रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद आपसे फिर से आपका परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा। ठीक है। तो एड्रेस प्रॉपर तरीके से पुट करते हुए चलना है। वही स्टेट, यहाँ पे ना स्टेट और तालुका का बड़ा सीन है। स्टेट अच्छे से सेलेक्ट करेंगे, तालुका गूगल से सर्च कर लीजिएगा, जिसको ना पता हो अपने एरिया का उस एरिया का पिन कोड डालिएगा, डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर तरीके से डालिएगा, सिटी डालिएगा, एड्रेस लाइन 2 डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा नेशनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट इंडियन। ठीक है। नेशनैलिटी अपनी डालनी है, वेदर द कैंडिडेट डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे येस और नो में से कर लेना है, या तो येस आएगा या नो आएगा। फिर आएगा कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, बहुत सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, कौन कौन सी कैटेगरी आएंगी एक बार ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप लिस्ट देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ड्रॉप डाउन मेन्यू में जिसकी ओपन कैटेगरी वो ओपन, एससी, एसटी, वीजे, एनटीबी, सीडी, एसबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी। ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके पास वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्मित होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एंड एनसीएल का स्टेटस। तो 3 चीजें चाहिए होती है आपको रिजर्वेशन क्लेम करने के लिए महाराष्ट्र में। ठीक है। तो यदि तीनों चीजें प्रॉपर है तभी इन कैटेगरी का रिजर्वेशन आप ले पाओगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड कराए जाएंगे। यदि ठीक डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड कर पाए तो फिर आप रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो आपसे आगे क्या पूछा है फॉर्म में, ये तो हो गई कैटेगरी सिलेक्शन की बात, जिसकी जो कैटेगरी वो सेलेक्ट करे। ठीक है। यहाँ पर आपकी एनुअल इनकम आ जाएगी, यहाँ पे पूरी रेंज दे रखी है, तो आपका जो भी रेंज हो आपकी एनुअल फैमिली इनकम का जो भी रेंज आपने सेलेक्ट करना हो आप करिएगा। यहाँ पे बहुत सारे रेंज दिए हुए, 2 से 3 लाख दिया हुआ है, 3 से 4 लाख दिया हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन योर, ये सबका अपना अपना है कि किसका कितना है। उसके बाद रीजन ऑफ रेजिडेंस, तो यहाँ पे आपको अपना रीजन ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा नगर पालिका, महानगर पालिका, विलेज, तो जो भी जैसा भी एरिया का डिस्क्रिप्शन हो आपका वो आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी नगर पालिका में आती है, महानगर पालिका में आती है, या कौन सा एरिया आता है आपका, डिपेंडिंग अपॉन जो 4 ऑप्शन यहाँ दिखाएगा। उसके
बाद यहाँ पे पूछेगा कि पीडब्ल्यूडी हो, आपने पहले ही नो कर रखा था। इज द कैंडिडेट एन ऑर्फन, क्या आप अनाथ हो? तो यदि आप हो तो आप यस करिएगा, क्योंकि अनाथ बच्चों के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन है हॉरिजॉन्टल, तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे नो करेंगे। डू यू वांट टू क्लेम एनी रिलीजियस माइनॉरिटी कोटा, आपको जैसे मुस्लिम, जैसे जैसे क्या है कि जालना में एक कॉलेज है IMSR, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च जलना में, ठीक है, मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है ये। तो उस जो बच्चे मुस्लिम माइनॉरिटी का रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं वो यहाँ पे माइनॉरिटी कोटा में यस करेंगे, बाकी बच्चे नो करेंगे। आपको कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यदि आपकी कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है तब फिर आप वो भी सेलेक्ट कर लेंगे। मैक्सिमम बच्चे 99% ऑफ द बच्चे यहाँ पे नो ही सेलेक्ट करने वाले हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं फॉर्म के अंदर। तो आपके पास क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या डालना है, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 10th क्लास का ईयर ऑफ पासिंग डालना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2023 में किया तो 2023 यहाँ पे आप डालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वन ऑफ द लैंग्वेजेस और इक्वलेंट, मतलब यहाँ पे एक कोई भी लैंग्वेज, अगर आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपने यहाँ पे पारसी आएगी, ठीक है, पारसी आएगी, उर्दू आएगी, है ना। अगर आपने 10th में आपके पास ये सब लैंग्वेजेस थी तो सेलेक्ट करिएगा, नहीं तो यहाँ पे नन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे नन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप पारसी, उर्दू, इस तरीके की लैंग्वेजेस भी आएंगी। यदि आपका एडिशनल सब्जेक्ट एज ए इन लैंग्वेज में था तब तो आप यहाँ पे वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो नन सेलेक्ट करेंगे। तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, नन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे स्टेट ऑफ SSC, मतलब कहाँ से, कौन से स्टेट से आपने अपनी 10th पास करी है वो पुट करेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट से 10th पास करी है वो पुट करेंगे, तालुका बताएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कोल्हापुर से किया है किसी ने, तो कोल्हापुर में जिस इलाके में है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे करवीर तालुका हो गया, करवीर तालुका कोल्हापुर का हो गया। ऐसे ही आपको अपने एरिया का तालुका सर्च कर लेना यदि नहीं पता है तो, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट SSC इक्विवेलेंट बोर्ड, मतलब आपको क्या क्या सेलेक्ट करना है कि बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, कौन से बोर्ड से आपने 10th करी है। फिर आ जाएगी आपकी 12th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एक एक करके नेम एज पर 12th मार्कशीट डाल देना है, ठीक है। इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पासिंग ईयर कौन से, अगर मान लीजिए 2023 में किया है तो 2025 में आपने क्या करी, 12th करी अपने हिसाब से। अगर आप ड्रॉपर है तो उस हिसाब से आप डालेंगे यहाँ पे कब आपने 12th पास करी, ठीक है। HSC 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, HSC देखो 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन की बात चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिखाएगा, मतलब आपसे बोर्ड के बारे में पूछेगा, तो आपको वहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। वहाँ पे अपना जो भी आपका बोर्ड होगा वो सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट ऑफ पासिंग, ठीक है, स्टेट ऑफ पासिंग पूछेगा आपसे, तो यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तालुका कौन से, मतलब जिस इलाके में आपका स्कूल था 12th क्लास का, उस इलाके का आपने तालुका यहाँ पे डालना है। कौन से स्टेट में आपका स्कूल था वो डालना है यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। 12th और सेशन कौन सा था, ठीक है, सेशन कौन सा था वो भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट करना है। जो भी आपका सेशन था, फॉर एग्जांपल 2024-25 जो भी आपका सेशन था वो आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने रोल नंबर भी पुट करना है। अनुक्रमांक पूछ रहा है, रोल नंबर 12th क्लास की मार्कशीट पे आपका रोल नंबर गिवन है, तो आपको यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर लेना है, रोल नंबर यहाँ पे आपने सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है फॉर्म के अंदर, सेव करते चलना है चीजों को। उसके बाद आपके 12th क्लास के मार्क्स पूछे जाएंगे, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड वर्सेस आउट ऑफ मार्क्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके 100 में से जितने भी मार्क्स आपको फिजिक्स में मिले, केमिस्ट्री में मिले, बायोलॉजी में, इंग्लिश में मिले, तो आउट ऑफ 100 या जो भी जितने भी से भी आपको मार्क्स मिलते चलेंगे यहाँ पे आप डालते चले जाओगे। ये ऑटोमेटिक आपकी PCB का टोटल ले लेगा, जैसे जैसे आप पुट करोगे ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा खुद को, परसेंटेज भी कुल कैलकुलेट कर लेगा। और सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे आप फॉर्म के अंदर। उसके बाद आएगी मेन चीज, पैरेलल रिजर्वेशन सेलेक्ट करना है। डज द कैंडिडेट वांट टू क्लेम एक्सेप्शन, मैंने बताया था ना 4.7 4.8 मैक्सिमम बच्चे नन वाली कैटेगरी में आएंगे, बट जो बच्चे D3 कैटेगरी में वो 4.8 सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि 4.7 क्लोज और 4.8 क्लोज को एक बार आप देख लीजिएगा कि क्या है महाराष्ट्र के ब्रोशर में। 4.7 और 4.8 यहाँ पे 10th, जिन बच्चों ने 10th और 12th नहीं कर रखी ना महाराष्ट्र से, उनको एग्जाम्पशन दिया गया। कौन से केस में दिया गया एग्जाम्पशन, वो एक बार अपने ब्रोशर से देख लेंगे। ब्रोशर में एलिजिबिलिटी वाली जगह पे वो सारी चीजें गिवन है, ठीक है। जहां पर आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी की जगह पे आपकी सारी चीजें गिवन है 4.7 और 4.8 के बारे में, मतलब जिनके पिताजी का पोस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया था महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत, वो 4.8 कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। 4.8 और 4.7 वाले यदि आपके पिताजी की पोस्टिंग महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहीं बाहर लगा दी थी, जिसकी वजह से आपकी 10वीं 12वीं बाहर से, तो आप 4.7 में आते हो। तो सब क्लोज अच्छे से देख करके, पढ़ करके, अपनी सुविधा के हिसाब से आपको वो सेलेक्ट करना है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुरुआत में ही दिया हुआ है, ठीक है। शुरुआत में ही ब्रोशर के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देख सकते हो आप। 4.8.1 4.8.2 ये देखो, ये 4.8 का एक्सेप्शन है और वो 4.7 का एक्सेप्शन है। पढ़ करके अपनी कंडीशन के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है, यदि कोई बच्चा इस कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। पेज नंबर आप नोट कर सकते हो कि कहाँ पे लिखी है चीजें। 10 और 11 नंबर पेज पे, 10 11 12 नंबर पेज पे आपको 4.8 की एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। एक बार एक
एग्जांपल से समझ भी लेते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब आपके पिताजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं, और इट्स अंडरटेकिंग शेल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन इवन दो दे माइट हैव पास्ड 10th एंड 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड आउटसाइड द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो मतलब इन बच्चों को एक्सेप्शन यहाँ पर माना गया, क्योंकि बाकी बच्चों के लिए तो डोमिसाइल होना भी जरूरी है और 10वीं 12वीं करना भी जरूरी है, बट जिन बच्चों की के पिताजी की जो नौकरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहीं बाहर लगा दी थी या महाराष्ट्र में, यहाँ पे पढ़ो अच्छे से क्या लिखा है कि एलिजिबल फॉर एडमिशन आपने प्रोवाइडेड दैट सच एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट हैव बीन ट्रांसफर फ्रॉम आउटसाइड स्टेट टू महाराष्ट्र एट द प्लेस ऑफ वर्क लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड मस्ट हैव रिपोर्टेड फॉर ड्यूटी। मतलब क्या है कि आपके पिताजी की पोस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत लगाई है ना, बाद में लगाई, बट आप 10वीं 12वीं बाहर से ऑलरेडी कर चुके थे, तो आपको एक्सेप्शन दिया गया है यहाँ पे, तो आपको 4.8.1 क्लोज सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़ लेंगे कि आपकी कंडीशन क्या बनती है। मैंने आपको बता दी कहाँ पे मिलेगा, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे नो करेंगे। अगर यहाँ पे आप D1 कैटेगरी किसके लिए है, फॉर सन डॉटर स्पाउस ऑफ एन एक्स डिफेंस सर्विस पर्सनल डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मतलब अगर आपके पिताजी डोमिसाइल ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है और एक्स सर्विसमैन है, तब फिर आपको D1 कैटेगरी का लाभ मिलेगा। दूसरा किसका है, सन डॉटर स्पाउस ऑफ एक्टिव डिफेंस पर्सनल डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब एक्स सर्विसमैन नहीं है, सर्विंग पर्सनल है आपके पिताजी, तो फिर और डोमिसाइल ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र भी है, तो आप D2 आओगे। बट अदर देन द स्टेट ऑफ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्टिव डिफेंस पर्सनल D3 किसके लिए, ट्रांसफर टू महाराष्ट्र स्टेट, मतलब बाहर स्टेट से आप महाराष्ट्र स्टेट में ट्रांसफर हुए हो एंड हु इज नॉट ए डोमिसाइल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वो बच्चे D3 में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं, अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है, फिर उसी हिसाब से आपको D3 का जो फॉर्मेट दिया गया ना, परफॉर्मा दिया गया, वो पेज नंबर 98 पे, D3 का पेज नंबर 98 पे ब्रोशर के अंदर D3 का परफॉर्मा आपको दिया गया है। ठीक है, वो फिल करके वो ट्रांसफर ऑर्डर, अपना ट्रांसफर ऑर्डर भी आपका लगेगा, उसमें D3 वाला परफॉर्मा भी लगेगा प्रॉपर तरीके से, तो वो सारे सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होते हैं अगर आपको D3 का रिजर्वेशन क्लेम करना है। ठीक है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर जाएंगे। सिलेक्शन के बाद सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे भी तीनों कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, फिर आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक कर दोगे, बाय डिफॉल्ट सबका यही आएगा। यहाँ पे आगे फिर आप देखोगे तो आपको आएगा वांट टू अप्लाई फॉर। अब यहाँ पे ध्यान से खेल समझने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, स्टेट कोटे का क्या मतलब है, जितने भी सरकारी, जितने भी देखो दो तरीके के कॉलेज है महाराष्ट्र में, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। ठीक है, डीम्ड की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, डीम्ड की बात नहीं चल रही है। डीम्ड के लिए जिस बच्चे को अप्लाई करना है वो एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू करेगा। एमसीसी की काउंसलिंग भी चल रही है, 28 तारीख लास्ट डेट है। तो डीम्ड कौन कौन सी, जैसे सिम्बियोसिस पुणे हो गया आपका, एमजीएम नवी मुंबई, एमजीएम औरंगाबाद, एमजीएम नेरुल, एमजीएम वाशी, डीवाई पाटिल खोलापुर, डीवाई पाटिल नवी मुंबई, डीवाई पाटिल पुणे, भारतीय विद्यापीठ सांगली, भारतीय विद्यापीठ पुणे। ठीक है, दत्ता मेघी वर्धा, दत्ता मेघी नागपुर एंड कृष्णा करण, ये सब डीम्ड यूनिवर्सिटीज है महाराष्ट्र की। यदि किसी को इनमें पढ़ना है तो फिर आपको डीम्ड में जाना है, आपको एमसीसी की काउंसलिंग से जाना है। बट अगर फॉर एग्जांपल आपको केजे सोमैया में पढ़ना है, केजे सोमैया की सारी सीटें महाराष्ट्र के बच्चों के लिए एक्सेप्ट इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट्स और एनआरआई कोटा सीट्स, उस पे फीस बहुत 3 गुना 4 गुना होती है। मान लीजिए नॉर्मल फीस 12 लाख की है महाराष्ट्र के बच्चों के लिए ओपन कैटेगरी में, तो इंस्टीट्यूशनल कोटे में यही फीस 4 से 5 गुना होगी, 4 से 5x हो सकती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा महंगा है इंस्टीट्यूशनल कोटा, बाहर के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बच्चे नॉर्मल फीस पे पढ़ना चाहते हैं उन्हें ओनली स्टेट कोटा सेलेक्ट करना है। जिन बच्चों को इंस्टीट्यूशनल कोटा यानी कि इस वाली सीट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उनको ये वाला, और बोथ स्टेट एंड इंस्टीट्यूशनल कोटा सेलेक्ट करना चाहते हो तो 6000 रुपए आपके लगेंगे। तो आपको अगर आप इन सीटों के लिए गवर्नमेंट जो 85% गवर्नमेंट सीट है उसके लिए करना चाहते हो, और प्राइवेट की जो सेमी गवर्नमेंट सीट आप बोल रहे हो स्पेसिफिकली उसके लिए करना चाहते हो, केजे हो गया, टेरना नवी मुंबई हो गया, अटल बिहारी पुणे हो गया, ये सब जो कॉलेज है प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो महाराष्ट्र के 23 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। ठीक है, तो यदि इनके अंदर अप्लाई करना चाहते हो तब फिर आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ओनली स्टेट कोटा वाला। बट अगर आपको इंस्टीट्यूशनल कोटा के थ्रू, एनआरआई कोटा के थ्रू जाना है, पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने ओनली इंस्टीट्यूट कोटा सेलेक्ट कर दिया तो आप स्टेट कोटा वाली सीट्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर अगर आपको दोनों के लिए करना है तो आपको बोथ स्टेट एंड इंस्टीट्यूशनल कोटा सेलेक्ट करना है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसी वाली कैटेगरी में फॉल करेंगे, तो आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे कोटा सेलेक्ट करना है। जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज के अंदर सेमी गवर्नमेंट सीट चाहते हैं महाराष्ट्र के बच्चे, उनको ओनली स्टेट कोटा सेलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूशनल कोटा सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, आगे बात मेरी समझ में, आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फॉर्म आपका आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपको सारी जो है अंडरटेकिंग पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सारी अंडरटेकिंग पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक से पढ़ के, एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आगे आप बढ़ोगे फॉर्म के अंदर, ठीक है, आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब आपकी 2-3 चीजें इनकम्प्लीट रहती हैं, उनको कैसे कंप्लीट करना है यहाँ पे देख लीजिएगा। पेमेंट 1000 रुपए की, अगर मान लीजिए आप स्टेट कोटा सेलेक्ट करा है, सिर्फ ओनली स्टेट कोटा आपने सेलेक्ट करा है, तो आपको 1000 रुपए यहाँ पे देने के लिए मांगेगा। यहाँ पे मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पेमेंट होगी आपकी। इस तरीके से पेमेंट गेटवे खुल जाएगा, अपनी सहूलियत के हिसाब से यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिससे भी आप करना चाहते हैं वो आप उससे पेमेंट करेंगे। एंड पेमेंट करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे वेबसाइट के ऊपर। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे जरा यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, अगर आपका नॉर्मल ओपन कैटेगरी वाला केस है तो फिर आपका नीट का एडमिट कार्ड 300 केबी से कम साइज होना चाहिए, है ना, 300 केबी से फाइल का साइज कम होना चाहिए। नीट का एडमिट कार्ड, नीट यूजी की मार्कशीट, ठीक है,
है, मतलब जो स्कोर कार्ड है नीट का, स्कोर कार्ड जो रिजल्ट वाले दिन आपका निकला था, ठीक है। फिर नेशनैलिटी सर्टिफिकेट, वैलिड इंडियन पासपोर्ट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब ये यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को क्या होती है, कंफ्यूजन होती है। मैं बता देता हूँ कंफ्यूजन कैसे सॉल्व होगी आपकी। जिस बच्चे के पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है और उसके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में नेशनैलिटी लिखी हुई है एज अ इंडियन, अपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में या फिर टीसी के अंदर आप देख लीजिएगा, नेशनैलिटी आप अपनी 3 तरीके से प्रूव कर सकते हो महाराष्ट्र में। या तो आपके पास एसएलसी हो जिसमें आपकी नेशनैलिटी इंडियन लिखा है, कहीं पे लिखा होगा आपकी टीसी में नेशनैलिटी इंडियन, यदि है आपके पास तो फिर आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। बट अगर आपकी एसएलसी या टीसी में एक ही चीज है, नेशनैलिटी गिवन नहीं है, तब फिर आपको पासपोर्ट देना होता है। और यदि आपके पास वैलिड पासपोर्ट भी नहीं है तब फिर आपको नेशनैलिटी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, अपने डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम से सिग्नेचर करा के लाना होता है, ठीक है। वो आपको लिख कर दे देते हैं 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में कि हाँ यू आर इंडियन, पुष्टि कर देते हैं, और आपको वो एज अ नेशनैलिटी का प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना होता है, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र आपको लगेगा, ठीक है। 10th की और 12th की मार्कशीट आपको डाली जाएगी, अपलोड होगा। और एनेक्सर एच, ये एनेक्सर एच कहाँ पर मिलेगा, एनेक्सर एच का क्या करना है, एनेक्सर क्या एच क्या है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है। मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का मिलेगा। 115 नंबर पेज पे आप ब्रोशर में जाएंगे ना, आप एमयूएचएस के ब्रोशर में जाएंगे, 115 नंबर पेज पे आपको एनेक्सर एच मिल जाएगा, ठीक है। 115 नंबर पेज पे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, एक सेकंड मेरे को आप देंगे। एनेक्सर एच पेज नंबर 115 पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक सेकंड में दिखा देता हूँ कि कैसे आपको किसी भी डॉक्टर के जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, उनके लेटर हेड पे इस परफॉर्मा का आपको ब्रोशर से प्रिंट निकलवा लेना है और उनके लेटर हेड पे एज इट इज वो चीज छपवा के उसको फिल कराना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सारे दिए हुए, सारे यहाँ पर आपको दिए हुए हैं परफॉर्मेंस। ये देखिए 115 नंबर पेज पे आपका एनेक्सर एच दिया है, देखो यहाँ पे क्लियर कट लिखा भी है, अ कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट टू अंडरगो द प्रोफेशनल कोर्स अप्लाइड फॉर, द मेडिकल फिटनेस must be certified by RMP, registered medical practitioner, in the prescribed performa as given below on the letterhead or in this format विद ओरिजिनल सील एंड सिग्नेचर। तो आपको इसका प्रिंट निकलवा लेना है, ये डॉक्टर आपको फिल कर देंगे। उनकी मतलब स्टैंप होनी चाहिए प्रॉपर, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर वाली, जो एमसीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर उनके पास होता है, उनकी स्टैंप प्रॉपर आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तब जाकर के आपका वो वैलिड माना जाएगा। यहाँ पे डॉक्टर फिल करेंगे, इसको सिग्नेचर करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे एंड सील यहाँ पर लगाएंगे, तब ये वैलिड आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट माना जाएगा। यदि कोई बच्चा कैटेगरी भी क्लेम करता है तो उसे अपना कास्ट का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एंड एनसीएल का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। यदि किसी का स्पेशल है यानी कि D3 वाला है तो उनको D3 से रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी D3 का फॉर्मेट भी ब्रोशर में गिवन है। अगर मेरे से पूछेंगे कौन से पेज नंबर पे, तो 98 पेज नंबर पे D3 का परफॉर्मा जो गिवन है वो आपको फिल करा करके तब अपलोड करना है, ठीक है। तो ये था स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस महाराष्ट्र में रजिस्टर करने का, ठीक है। इतना प्रोसेस आप करेंगे, उसके बाद एसएमएल बनेगा 31 तारीख के बाद, उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। जैसे कि आप यहाँ पे शेड्यूल में देख भी सकते हैं, तो शेड्यूल जो अभी लिस्ट किया गया है उसके अंदर आपको तमाम इंफॉर्मेशन दी गई है। पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपकी 2 तारीख को मेरिट लिस्ट आएगी, सीट मैट्रिक्स भी आपका 2 तारीख को आएगा। उसके बाद प्रेफरेंस भरने के लिए यानी कि चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको 3, 4 और 5 तारीख का टाइम दिया गया है, ठीक है। फिर राउंड 1 का जो रिजल्ट है वो 7 तारीख को आएगा, जैसे 6 तारीख को लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग है एमसीसी में, तो महाराष्ट्र का रिजल्ट उसके बाद आपका जस्ट आ जाएगा, ठीक है। फिजिकल ज्वाइनिंग, अगर यदि कोई बच्चे ने एमसीसी से कहीं ज्वाइन कर रखा होगा ना, एमसीसी में मान लीजिए आपको राउंड 1 में कोई अलॉटमेंट आया, आपने ज्वाइन कर रखा है और अब आप चाहते हो नहीं आपको महाराष्ट्र में आना है राउंड 1 की काउंसलिंग में, तो आपको एमसीसी से रिजाइन देना पड़ेगा, ठीक है। आपको कॉलेज जाकर के रिजाइन देना पड़ेगा, एमसीसी जनरेटेड आपको रेजिग्नेशन लेटर मिल जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट वापस मिल जाएंगे, पैसे वापस मिल जाएंगे। हाँ, अगर डीम्ड में आपने एडमिशन लिया था तो उसको उसकी फीस वापस होने में कुछ टाइम लगता है, 4 से 20 दिन का, तो ऑन द स्पॉट पैसे वापस नहीं भी होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ऑन द स्पॉट पैसे वापस ना हो, आपको बोल देंगे जी 20 दिन बाद रिफंड मिल जाएगा आपको, बट पैसा वापस मिल जाता है। फर्स्ट राउंड इज अ फ्री एग्जिट राउंड, ठीक है। तो आपको यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में जाने के लिए अलग से पैसे की व्यवस्था रखनी पड़ेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि फिजिकल ज्वाइनिंग के लिए आपको महाराष्ट्र में 8 से 12 तारीख तक का समय दिया गया है। ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वेस्टेड फीस बाय डीडी एंड चेक, डीडी दिया जाता है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। महाराष्ट्र में जो फीस कर दी गई है वो 1,52,000 रुपए कर दी गई है ट्यूशन फीस, ठीक है। 1,52,000 रुपए ट्यूशन फीस कर दी गई है ओपन कैटेगरी के लिए। हालांकि गर्ल्स को बहुत सारा यहाँ पे कंसेशन है, वीजे को, एनटी को, एसटी एससी की 0 ट्यूशन फीस है, तो उसके लिए हम अलग से लेकर के आएंगे सेशन की किसके लिए कितनी फीस है। अभी के लिए आप इस प्रोसेस को फॉलो करो, कैसे फॉर्म भरना है तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। काउंसलिंग के नियम क्या है वो भी मैं आपको अलग से सेशन लेकर के आऊंगा, पहले जो बेसिक प्रोसेस है इसको कंप्लीट करिए। दैट्स ऑल फॉर द